सूरज की पहली किरणों ने अभी-अभी अवंतिका नगर के अस्त-व्यस्त बाहरी इलाकों को हल्के सुनहरे रंग से रंगना शुरू किया था। शहर अभी भी नींद की जकड़न से बाहर निकल रहा था। दूर के हार्नों, सुबह-सुबह चलने वाली बसों की गड़गड़ाहट और चाय वालों की आवाजों का एक सिम्फनी था। शहरी फैलाव में जाने वाली एक धूल भरी सड़क पर एक ऑटो रिक्शा चल रहा था। उसका पीला और हरा शरीर एक परिचित थके हुए ताल के साथ कांप रहा था। स्टीयरिंग के पीछे बैठे थे कैलाश नाथ, जिन्हें सभी कैलू भैया के नाम से जानते थे। उनके हाथ पपड़ी जमी हुई और मजबूत, नियंत्रणों पर एक मैकेनिक की अंतरंगता के साथ चलते थे। ऑटो सिर्फ उनकी आजीविका नहीं था, वो उनके अस्तित्व का विस्तार था, उनके परिवार के सपनों का इंजन था। सुबह की हवा ठंडी थी, जिसमें ओस और डीजल की गंध थी, लेकिन कैलाश के पेट में चिंता की एक परिचित गांठ कस गई। उनके बेटे रोहित की स्कूल फीस का समय हो गया था और क्लच से एक चिंताजनक आवाज आ रही थी। उनके विचार इंजन की खड़खड़ाहट के नीचे एक शांत गुनगुनाहट थे। बस आज कुछ और ट्रिप्स, शायद मार्केट वाला रास्ता अच्छा रहे, भगवान आज पुलिस वाले नाके पर ना हो। ऐसा लगता था कि भाग्य सुन नहीं रहा था। 1 किलोमीटर आगे, जहां खुली सड़क शहर की नियामक पकड़ में सिकुड़ती थी, एक पुलिस बैरियर खड़ा था। बांस और रस्सी की एक कंकालीय संरचना। उसके आसपास, जैसे कोई शिकारी पानी के एक स्रोत पर इंतजार कर रहे हों, 5 कांस्टेबल मंडरा रहे थे। उनकी सुबह बेकार गई थी। कोई कैच नहीं, कोई फाइन नहीं, उनके दिन के पहियों में तेल डालने के लिए कोई अतिरिक्त आय नहीं। बोरियत एक तीखी शिकारी सतर्कता में बदल गई थी। जैसे ही कैलाश का ऑटो नजदीक आया, उनमें सबसे लंबे, एक शानदार वैक्स किए हुए मूंछों वाले कांस्टेबल ने, जिनकी मूंछें अपने ही अधिकार के साथ खड़ी होने लगती थीं, आगे कदम बढ़ाया और हाथ उठाया। ये इशारा कोई निवेदन नहीं, बल्कि एक आदेश था। ऑटो एक झटके के साथ रुक गया। ओए, रुक! इससे पहले कि कैलाश कोई अभिवादन कर पाते, कांस्टेबल तोमर, क्योंकि वही उन मूंछों के मालिक थे, ने ऑटो के पतले दरवाजे को झटका दिया। उनके मांसल हाथ ने कैलाश की फीके चेक्ड शर्ट को, कॉलर को जकड़ लिया, उन्हें एक ऐसे बल के साथ बाहर खींचा जो आवश्यकता से ज्यादा वर्चस्व स्थापित करने के बारे में था। तुमने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, जुर्माना 5,000 रुपए अभी। कैलाश का दिल बैठ गया, लेकिन विद्रोह की एक चिंगारी जल उठी। वो गरीब थे, अज्ञानी नहीं। साहब, पूरे आदर के साथ, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? मेरे सारे कागजात ठीक हैं, मेरा परमिट, मेरे लाइसेंस, कृपया आप देख सकते हैं। तोमर के होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। उन्हें बहस की उम्मीद नहीं थी। तुम लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, ओवर स्पीडिंग। अब या तो जुर्माना भरो या फिर हमारे साथ जहांगीरपुर थाने चलो, तुम्हारी मर्जी। पुलिस स्टेशन का नाम एक स्विच की तरह काम किया। कैलाश की आंखों में डर कम हुआ, उसकी जगह एक अजीब ठंडी शांति ने ले ली। जहांगीरपुर थाना, वही तो वो जगह थी जहां वो तैनात थी। उनके होठों पर एक धीमी सोची समझी मुस्कान आई, जिससे कांस्टेबल हैरान रह गए। जुर्माना? नहीं साहब, मैं नहीं भरूंगा, मुझे थाने ले चलिए, मैं वहां बात करूंगा। कांस्टेबलों ने आपस में नजरें मिलाई। ये सामान्य स्क्रिप्ट नहीं थी। ऑटो ड्राइवर को गिड़गिड़ाना, मोलभाव करना, आखिरकार अपने बटुए की किसी छिपी हुई तह से कुछ 100 रुपए निकाल लेने चाहिए थे। ये शांत स्वीकृति चिंताजनक थी। एक गुर्राहट के साथ तोमर ने कैलाश को एक खड़ी जीप की तरफ ढकेल दिया। तेरी मर्जी पे बेवकूफ, चल। जहांगीरपुर थाना फीके पीले रंग और नौकरशाही की उदासी का एक घन था। छत के पंखे बासी हवा के खिलाफ मेहनत कर रहे थे। पसीने, बासी कागजात और सस्ते डिसइंफेक्टेंट की गंध को चारों ओर धकेल रहे थे। कैलाश को एक कोने में एक सख्त लकड़ी की बेंच पर बैठा दिया गया। बोर कांस्टेबल्स के लिए एक तमाशा, लेकिन उनकी आंखें डीएसपी लिखे हुए दरवाजे पर टिकी थीं। उसकी पत्नी वहां अंदर थीं, अंजलि, उनकी अंजलि। मीठी और चुभने वाली यादें उन्हें भर गईं। वो जवान औरत आशा भरी आंखों के साथ, जिससे उन्होंने एक दशक पहले शादी की थी। उसकी पढ़ने की, कुछ बनने की चाह। कैसे उन्होंने, एक मामूली ऑटो ड्राइवर ने, उसके कॉलेज के पहले सेट किताबों खरीदने के लिए अपनी माँ के आखिरी गहने बेच दिए थे। वो अनंत रातें जब उन्होंने अतिरिक्त शिफ्ट चलाई, उनका शरीर दर्द करता था उसकी कोचिंग फीस भरने के लिए। उन्होंने अपनी खुद की शिक्षा पूरी करने के सपने को त्याग दिया था, अपने हर रुपए, अपनी ऊर्जा की हर बूंद को उसकी महत्वाकांक्षा में लगा दिया था। उन्हें उसके शब्द याद थे जो उनके छोटे से कमरे में फुसफुसाए गए थे। तुम अभी पढ़ाई करो कैलाश, मुझे ये नौकरी मिल जाने दो, फिर मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। तुम अपनी डिग्री पूरी कर लेना, हम एक जिंदगी बनाएंगे। उसकी सफलता उनकी विजय थी। जब उसने कठिन परीक्षाएं पास की और यहां अपने ही जिले में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हुई,
तो वो एक ऐसे गर्व के साथ रोए थे जो एक शारीरिक पीड़ा जैसा महसूस होता था। उन्होंने अब उस स्मृति को पकड़ लिया। वो इस बेतुदेपन को देखेगी, वो सही सवाल पूछेगी, सच्चाई उजागर करेगी, वो उसकी रक्षा करेगी जैसे उन्होंने हमेशा उसके सपनों की रक्षा की थी। डीएसपी का दरवाजा अधज रहा था। एक आवाज तीखी और आधिकारिक स्टेशन की गुड़गुड़ाहट को चीरती हुई आई। ये उसकी आवाज थी, लेकिन सख्त हो चुकी थी, एक अधीरता के साथ जिन्होंने पहचानी नहीं थी। और मेरे नाम का इस तरह सिफारिश करने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। बस किसी को थोड़ा सा भी पावर मिल गया तो क्या हर जगह इसका फायदा उठाने लग जाते हो? आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। वो कोई फोन पर किसी को डांट रही थी। लहजा सिद्धांतों वाली ईमानदारी का नहीं, बल्कि अपनी नई मिली हैसियत पर जुड़ी हुई स्वामित्व वाला था। बेचैन के किरण कैलाश के दिल में घुस आए। कॉल खत्म हुई। कुछ पल बाद डीएसपी अंजलि शर्मा तेज कदमों से बाहर आईं। वो अपनी क्रिस्प खाकी वर्दी में अचूक थीं। उनके बाल एक सख्त जूड़े में थे। उनकी मुद्रा नियंत्रित शक्ति बिखेर रही थी। वो इस हिचकिचाती हुई लड़की जिसे वो जानते थे आदेश देने वाली एक शख्सियत में बदल चुकी थीं। उनकी आंखें जब कमरे में घूमी तो कैलाश के कोने से बिना कोई पहचान का संकेत दिए हुए गुजरी और कांस्टेबल तोमर पर आ टिकी। इसे क्यों लाए हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज ठंडी थी। तोमर ने सीधे होकर गढ़ा हुआ आरोप दोहराया। ट्रैफिक उल्लंघन मैडम, जुर्माना देने से मना कर रहा है। अब कैलाश आकर की पड़ा कर दे अंजकण की दिना परा कर देखा। उनकी आंखों में साझा इतिहास का, चुपचाप मदद मांगने का एक ब्रह्मांड था। उनके होठों पर एक छोटी सी आशा भरी मुस्कान आई। ये मैं हूं अंजलि, तुम्हारा कैलाश। इनसे कहो कि ये गलती है। एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ देखा। उनके सावधानी से बनाए गए चेहरे में कमकपी, उनकी पुतलियों का फैलना। लेकिन ये जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी ही चला गया। प्रोफेशनल निर्लिप्तता की एक हिम्मत के नीचे दब गया। उनके अगले शब्द पत्थरों की तरह गिरे। उस बेंच को और उस दुनिया को जिस पर उनका विश्वास था चकनाचूर कर दिया। अगर ये जुर्माना नहीं भर रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसे यहां से निकालो। कैलाश के लिए समय थम सा गया। पंखे की भिनभिनाहट, पुलिस वायरलेस की बातचीत एक सन्नाटेपुर गर्जना में फीकी पड़ गई। वो देखते रहे बिना कुछ समझे। ऑटो, वही वाहन जिसके मीटर की टिक-टिक उसके सपनों की लोरी थी, वो मशीन जिसने वो वर्दी खरीदी थी जिसे उन्होंने अब इतनी तिरस्कार से पहना था। अंजलि, उन्होंने फिसफुसाया। शब्द उनके होठों से एक जख्मी सांस की तरह निकला। वो चौंकी, लगभग अगोचर रूप से, लेकिन उनका चेहरा फौलादी बना रहा। उन्होंने एक हेड कांस्टेबल की तरफ रुख किया। जल्दी से इसका प्रोसेस करो, ये कल कोर्ट से अपना वाहन ले सकता है। पुरी स्टेशन से वापसी का ये डगमगाता चलना कैलाश नाथ के जीवन की सबसे लंबी यात्रा थी। सूरज अब ऊंचा था, उनकी आंतरिक तबाही का मजाक उड़ाता हुआ। अवंतिका नगर की जीवंत शोरगुल वाली सड़कें ऐसे आदमी के इर्द गिर्द एक धुंध में चलती हुई सी लगती थीं जो अंदर से खोखला महसूस कर रहा था। हर कदम भारी था, मलो टार में चल रहा हो। उनकी आंखें सूखी और जलती हुई कुछ नहीं देख रही थीं। उनका दिमाग उस दृश्य को एक क्रूर रूप में दोहरा रहा था। उसकी ठंडी आंखें, उसका उपेक्षापूर्ण आदेश, जो शब्द उसने कभी कहे थे वो भूतिया गूंज की तरह गूंज रहे थे। तुम बस थोड़ी देर और मेहनत कर लो, जब मैं सटिल हो जाऊंगी तो तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने थकान के बीच, कुर्बानियों के बीच उस वादे को थाम रखा था। अब उसका स्वाद राख जैसा लग रहा था। वो पुरानी कॉलोनी में मामूली एक मंजिला घर पर पहुंचे। उनका घर, परिचित नीले दरवाजे की नजर जो आमतौर पर एक क्षणस्थली लगती थी, अब उनकी भोलेपन पर एक इल्जाम लगती थी। उनकी मां शांति देवी आंगन में आटा गूंद रही थी। वो एक आदमी थीं जिनका चेहरा कोमल झुर्रियों और लचीलेपन का नक्शा था। उन्होंने अपने बेटे के चकनाचूर चेहरे पर एक नजर डाली और उनके हाथ रुक गए। बेटा, क्या हुआ? ऑटो कहाँ है? कहानी कैलाश के मुंह से घुटे हुए वाक्यों पर निकली। बैरियर, झूठा आरोप, थाना और आखिरकार अंजलि का फैसला। जब उन्होंने ऑटो जब्त करने के उसके आदेश वाला हिस्सा बोला तो शांति देवी एक नीची स्टूल पर बैठ गईं। उनके आटे से सने हाथ कांपने लगे। याद है बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज इस ताजा धोखे से भी पुराने दुख से भारी थी। शादी के अगले ही दिन उसने हमसे वादा करवाया था, तुम लोगों ने हामी भरी है मुझे पढ़ाने लिखाने की। उसने कहा था, मेरी पढ़ाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। हमारी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा एक जबरदस्त ताकत थी। हम झुक गए। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने उसकी आंखों में आग देखी थी, लेकिन मुझे डर था कि वह सिर्फ उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए थी। एक कोने में उनका 6 साल का पोता रोहित एक टूटे खिलौना ट्रक से चुपचाप खेल रहा था। वह हमेशा से अपनी दादी के ज्यादा करीब रहा था। अंजलि का करियर का पीछा करना मां बनने के लिए बहुत कम जगह छोड़ गया था।
वह अपने ऑफिस के पास सरकारी क्वार्टर में रहती थीं, लंबे आने जाने का हवाला देकर सिर्फ कभी कभार वीकेंड पर ही आती थीं। रोहित की दुनिया उसके पिता की कहानियों और उसकी दादी की गोद के इर्द गिर्द बनी थी। भाग 4, अवांछित मेहमान और बदसूरत सच। अगले दिन जहांगीरपुर थाने में डीएसपी अंजलि शर्मा इंतजार कर रही थीं। उन्होंने एक सोची समझी व्यवहारिकता के चलते ऑटो के रिलीज के कागजात तैयार करवा लिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि कैलाश आएंगे सिर झुकाए उन्हें लेने के लिए। ये उसकी नई हकीकत का एक चुप्पा सबक होगा, एक प्रदर्शन की अब सत्ता कहाँ है। लेकिन कैलाश नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति उनके नियोजित नाटक पर एक तमाचा थी। गुस्सा, गर्म और अतार्किक, उनके अंदर उमड़ पड़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह प्रोसेस की अवहेलना करे? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह याचक की भूमिका न निभाए? गुस्से में वह पुरानी कॉलोनी की तरफ चल दी, उस घर की तरफ जिसे वह अब अपने स्तर से नीचे समझती थी। जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा था उसने उनका गुस्सा और भड़का दिया। छायादार आंगन में शांति देवी धीरे से रोहित के बालों में तेल लगा रही थी और कंघी कर रही थी, एक पुरानी लोरी गा रही थी। कैलाश पास में बैठा अनाज का एक बोरा सिल रहा था। लड़का संतुष्ट, सुरक्षित और अपनी दादी के प्यार में लीन था। कोई भी उस पर चिंतित होकर मंडरा नहीं रहा था। तो इस तरह बच्चे को संभाला जाता है? अंजलि की आवाज उस शांत जगह में एक चाबुक की तरह चटकी। अगर इसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? कैलाश ने ऊपर देखा। कल का दर्द अभी ताजा था, लेकिन उसे यहां देखकर अपने घर के दिल पर हमला करते हुए एक अलग आग जल उठी। इसे अब तक माँ ने बिल्कुल ठीक ढंग से पाला है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उसे देखभाल और प्यार के बारे में किसी से ज्यादा मालूम है। तुम्हें इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। उनकी हिम्मत ने उसे चौंका दिया। और तुम ऑटो लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था। क्योंकि मुझे तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए अंजलि, कैलाश ने जवाब दिया खड़े होते हुए। तुम कल एक सवाल से ही सच्चाई जान सकती थीं। तुमने ऐसा नहीं चुना। मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो कि मैं तुम्हारी मेज के टुकड़ों के लिए भीख मांग रहा हूं। मेरी इज्जत शायद अब मेरे पास बची एकमात्र चीज है, लेकिन मैं उसे बचा कर रखूंगा। उनके शब्द, जो इतने शांत और एक ऐसी सच्चाई से भरे हुए थे जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, ने उसे क्रोधित कर दिया। तुम एक अनपढ़ बेवकूफ हो। तुम ड्यूटी और प्रोटोकॉल के बारे में कुछ नहीं समझते हो, उन्होंने थूकते हुए कहा। और तुम तो एक बच्चे को भी ठीक से नहीं पाल सकते। इतना कहकर वह रोहित के पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, तुम मेरे साथ आ रहे हो। लड़के की आंखों में डर भर गया। उसने पीछे खींचा, अपनी दादी की साड़ी से चिपक गया। नानी, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा और नानी के साथ रहना है। लेकिन अंजलि की पकड़ मजबूत थी। उनका मन बन गया था। इसके सामान पैक करो, उन्होंने आदेश दिया। किसी खास को नहीं। उनकी आंखें कैलाश पर जल रही थीं। तुम जैसे गंवारों के साथ मैं अपनी बुद्धि पर बात नहीं कर सकती। कैलाश को लगा आखिरी धागा टूट गया है। जो चाहो करो अंजलि, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अचानक खाली हो गई। अगर यही तुम्हें खुशी देता है। जैसे ही वह सिसकते हुए रोहित को घसीट कर ले गईं, छोटा लड़का बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। उसका छोटा हाथ एकमात्र सच्चे घर की तरफ बढ़ा हुआ था जिसे वह कभी जानता था। शर्मा घर में जीवन एक नई उदास दिनचर्या में ढल गया। अंजलि अब सरकारी क्वार्टर में पूरी तरह रहती थी। ने एक पूर्णकालिक नौकरानी गमला रख ली थी ताकि रोहित और घर को संभाल ले। वह अपने काम में, अपनी हैसियत में और एक नए गुप्त सामाजिक दायरे में डूबी हुई थी। शांति देवी का दिल अपने पोते के लिए तड़प रहा था। एक दोपहर वह मसाले खरीदने के लिए बाजार गईं। बाजार रंगों और चीखों का एक कोलाहल था। और वहां सब्जी के ठेलों के पास उन्होंने उसे देखा। रोहित कमला का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी थीं, भीड़ को टटोल रही थीं। जब वे शांति की आंखों से मिली तो चमक उठी। एक पल में उसने अपना हाथ छुड़ाया और पैरों के जंगल से होकर दौड़ा, खुद को उनकी बाहों में फेंक दिया, अपना चेहरा उनकी सूती साड़ी में छिपा लिया। नानी, उसने सिसकते हुए कहा। कमला वहां दौड़ी, घबराई हुई। रोहित, अभी यहाँ वापस आओ। लेकिन लड़का अपनी दादी से और जोर से चिपक गया। मुझे वापस नहीं जाना, मुझे तुम्हारे और पापा के साथ रहना है। शांति देवी का दिल टूट गया। क्यों जानू, क्या हुआ? शब्द एक भयभीत फुसफुसाहट में बाहर आए। एक एक बुरा अंकल है। वह मेरी मम्मी के घर आता है हर शाम, कभी छुट्टी के दिन पूरा दिन। अगर मैं सोने का नाटक नहीं करता तो वह मुझे मारते हैं। फिर मम्मी और वह बैठकर बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं घंटों। मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ, नानी, मुझे वापस नहीं जाना। शांति देवी के लिए दुनिया झुक गई। उन्होंने अपने कांपते हुए पोते को थाम लिया, कमला पर एक जहरीली नजर डाली, जिसने शर्मिंदगी से देखा। मेरी मालकिन, उन्होंने सख्त हिदायत दी है, यह तुम्हारे पास नहीं जाना चाहिए। अत्यधिक पीड़ा के साथ शांति ने रोहित की बाहें अपनी गर्दन से अलग कर लीं। उन्होंने उसके आंसू पोंछे, उनके अपने आंसू गिरने को थे। बहादुर बनो मेरे शेर, बस थोड़ी देर के लिए। हम तुम्हारे लिए आएंगे, मैं वादा करती हूँ।
उन्हें कैलाश को बताना था। ये खुलासा एक शारीरिक प्रहार की तरह लगा। विश्वासघात सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनके मासूम बच्चे का भी था। एक योजना पैतृक गुस्से से जन्मी और नंगे सच की जरूरत से बनी। अगले रविवार को बिना बताए कैलाश और शांति देवी अंजलि के सरकारी क्वार्टर पर पहुंचे। कैलाश ने घंटी बजाई, उनका जबड़ा कसा हुआ था। एक लंगे पल के बाद दरवाजा खुला। अंजलि वहां खड़ी थीं, एक आरामदायक रेशमी हाउसकोट में लिपटी हुई। उनके बाल खुले हुए थे। वे अच्छी तरह आराम की हुई लग रही थीं, लेकिन उनका चेहरा उन्हें देखकर पीला पड़ गया। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? शांति देवी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज बर्फीली थी। एक दादी अपने पोते से मिलने आई है, क्या ये कोई गुनाह है? इससे पहले कि अंजलि रास्ता रोक पाती, कैलाश धीरे से उनके पास से सरककर लिविंग रूम में चले गए। जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा था, उसने उनका खून जमा दिया। बगल के ड्राइंग रूम में सोफे पर एक अच्छी तरह कपड़े पहने मध्यम आयु के व्यक्ति लेटे हुए थे, अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे थे। ये श्री विक्रम सेनगुप्ता थे, पड़ोसी जिले के एक वरिष्ठ अधीक्षक, एक ऐसे शख्स जिन्हें कैलाश को अंजलि के प्रशिक्षण के दिनों से थोड़ा बहुत याद था। और एक छोटे बेडरूम में खुले दरवाजे से दिख रहा था, रोहित अकेला एक बिस्तर पर बैठा था, एक स्लेट पर ड्राइंग कर रहा था। उसका छोटा सा शरीर बेहद अकेला लग रहा था। भयानक पहेली के टुकड़े एक साथ जुड़ गए। बुरा अंकल, देर रातें, उपेक्षा, अपने ही परिवार के प्रति ठंडापन। अंधा लाल गर्म गुस्सा जो सोच को दरकिनार कर देता है, ने कैलाश को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने 2 लंबे डग अंजलि की तरफ बढ़ाए और उससे एक थप्पड़ जड़ दिया। आवाज तीखी, अंतिम तनाव भरे कमरे में गूंजती रही। विक्रम सेनगुप्ता उछलकर खड़े हो गए। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंजलि, उनका गाल जल रहा था, फुफकारी, ये मेरा बेकार गवार पति है। शब्दों ने सब कुछ पुख्ता कर दिया। कैलाश का शरीर खुद को नियंत्रित करने की कोशिश में कांपने लगा। उन्हें रास्ते में अपनी मां की सलाह याद आई, सामना करो लेकिन जानवर मत बनो। बिना एक शब्द बोले वो उनके पास से गुजर गए, बेडरूम में गए। वह रोहित के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। चल बेटा, हम घर चलते हैं। लड़के के चेहरे पर शुद्ध खुशी आ गई। वह अपने पिता की बाहों में कूद पड़ा। जैसे ही कैलाश जाने लगे, अंजलि ने अपनी आवाज ढूंढी, अब जहरीली राहत से टपकते हुए, रुको, जब तुमने खुद ही देख लिया है तो ये आसान हो गया है। वह एक दराज के पास गई, कागजों का एक गट्ठा निकाला। तलाक के कागजात, मैंने इन्हें पहले ही तैयार करवा रखा था, इन पर दस्तखत करो, हमारी नाटकी शादी अब खत्म होती है। कैलाश ने उसे देखा, वह औरत जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपने सपने, अपनी शांति कुर्बान कर दी थी। उन्होंने वर्दी में एक अजनबी को देखा जो महत्वाकांक्षा से खोखली हो चुकी थी और श्रेष्ठता की एक झूठी भावना से भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने कलम उठाई, बिना दूसरी नजर देखे उन्होंने दस्तखत कर दिए। कलम की खरोच एक जिंदगी भर की उम्मीद के बुझने की आवाज थी। अपनी नई जिंदगी ले लो, उन्होंने शांति से कहा, अपने बेटे को जोर से थामते हुए। हमें उसका कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कैलाश के घर में जो दिन आगे आए वह एक दुखद शांति में डूबे हुए थे। तलाक की कार्रवाई शुरू हुई, भावनात्मक प्रलय की एक सूखी कानूनी गूंज। कैलाश अनिश्चित महसूस कर रहे थे। ऑटो चला गया था, उनकी शादी चली गई थी, प्रदाता के गर्व के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। एक शाम शांति देवी ने खुद को विचलित करने की कोशिश में एक पुरानी पीतल से जड़ी लकड़ी की पेटी साफ करनी शुरू की। उनकी अपनी मां से एक विरासत। उन्होंने नेफ्थलीन वाले शॉल, फीके फोटो और कैलाश की बचपन की निशानियों में छानबीन की। सबसे नीचे लाल कपड़े में लिपटे हुए उन्हें भुरभुरे कागजों का एक बंडल मिला। वह जायदाद के कागजात थे। उनके पैतृक गांव में एक जमीन का प्लॉट, उनके पिता का दिया हुआ तोहफा, बहुत पहले भुला दिया गया। गांव जो कभी एक नींद भरा गांव था, अब एक नई हाईवे परियोजना के प्रस्तावित नक्शे पर था। एक किरण उम्मीद के साथ उन्होंने जमीन का मूल्यांकन करवाया। इसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। बिक्री गुप्त रखी गई। जो पैसा आया वह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं थी, ये एक नई शुरुआत का अधिदेश था। वह एक बेहतर शांत पड़ोस में चले गए। शांति देवी ने मसालों के साथ अपने पौराणिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए आचार, पापड़ और मसालों के मिश्रण बनाकर घर से ही एक छोटे पैमाने का व्यवसाय शुरू किया। कमला, नौकरानी, रोहित की दुर्दशा पर अपराध बोध से ग्रसित उन्हें ढूंढकर आई और नौकर के रूप में नहीं बल्कि नए उद्यम में एक सहायक हाथ के रूप में स्वीकार किया गया। और कैलाश, उन्होंने उन किताबों को देखा जिन्हें वह वर्षों पहले छोड़ चुके थे। सीखने की आग जो इतने लंबे समय तक कुर्बानी की राख के नीचे दबी हुई थी, फिर से जल उठी। कोई आर्थिक बोझ नहीं, प्रेम और समर्थन से भरा हुआ एक घर होने के साथ उन्होंने पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया। वह, जैसा कि उनके पुराने शिक्षकों को याद था, असाधारण रूप से तेज थे। उनके कठिन वर्षों का अनुशासन अब उनकी पढ़ाई में लग गया। 2 साल के अथक फोकस के बाद जिस दिन राज्य सिविल सेवाओं के नतीजे घोषित हुए, कैलाशनाथ शर्मा का नाम ऊपर के पन्नों पर था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिष्ठित पद पर उनका चयन हुआ, जिसने सुर्खियां बटोरी। ऑटो ड्राइवर से एसपी तक उनकी कहानी एक पल में एक लेजेंड बनी गई। हिम्मत और दूसरे मौकों का एक प्रमाण।
उन्होंने अनुरोध किया और उन्हें अवंतिका नगर रेंज में पोस्टिंग मिल गई, वही रेंज जिसमें जहांगीरपुर थाना था। इसी दौरान अंजलि का सितारा तेजी से गिर चुका था। विक्रम सेनगुप्ता के साथ उनका संबंध प्यार का नहीं बल्कि लेवरेज और शोषण का था। उसने उन्हें रिश्वत लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, एक जाल जिसमें वह अपनी व्यवहारिकता साबित करने के लिए फंस गई थी। वह वीडियो उनकी रस्सी बन गया। वह उन्होंने बहुत देर से पता लगाया, एक शादीशुदा आदमी था जिसका अपना परिवार था। उसने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया, वीडियो लीक करने की धमकी दी, पैसे मांगे और उनकी जिंदगी पर नियंत्रण रखा। गर्भीली डीएसपी अब अपने ही गलत चुनावों की एक कैदी बन चुकी थी। उन्होंने ठीक से खाना पीना बंद कर दिया, अपनी सुध-बुध खो दी। वह वर्दी जो कभी शक्ति का प्रतीक थी अब एक कफन जैसी लगती थी। डर और पछतावा उनके स्थिर साथी बन गए थे। जब जहांगीरपुर में नए एसपी का स्वागत होना था तो एक पार्टी का आयोजन किया गया। अंजलि, जो अपने पुराने स्वरूप का एक शेष थी, मंच पर कुछ शब्द कहने के लिए धकेल दी गई। जैसे ही वह रोशनी के नीचे खड़ी हुई, खाकी समुद्र की ओर देखा तो उनकी आंखें मुख्य अतिथि एसपी कैलाशनाथ शर्मा की आंखों से मिलीं। वह बैठे थे, गरिमामय और दबदबे वाले अपनी कुरकरी वर्दी में, उन हर चीज के जीवंत प्रतीक जिसे उन्होंने फेंक दिया था। उनके चुनावों का बोझ, उनकी शांत शक्तिशाली सफलता की नजर, कुचलता हुआ अपराध बोध, ये सब उनके एक साथ आ गया। दुनिया घूमने लगी, अंधेरे की एक लहर ने उन पर हमला किया और वे मंच पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। निदान गंभीर कमजोरी, कुपोषण और अत्यधिक मानसिक तनाव। कैलाश आधिकारिक काम से अस्पताल गए हुए थे। उन्होंने उनकी फाइल देखी। वह एक पल के लिए जनरल वार्ड के बाहर खड़े रहे, बिस्तर पर पड़ी नाजुक औरत को देखते हुए जिससे ट्यूब जुड़ी हुई थी। उनके दिल में कोई बदला नहीं था, केवल दुखद बर्बादी के लिए एक गहरी थकी हुई उदासी। मजबूर और टूटी हुई अंजलि ने एक बार बाजार में शांति देवी के पास जाने की कोशिश की, उनके पैरों पर गिरी, माफी मांगी, वापसी की राह मांगी। कैलाश से कह दो प्लीज, मुझे वापस ले लो, मैं गलत थी। शांति देवी ने नीचे देखा, उस दुबली पतली अपरिचित सी औरत पर। उनकी आवाज निर्दयी नहीं थी, लेकिन सीखे हुए सबक की अंतिमता के साथ दृढ़ थी। बेटी, जो रास्ता तुमने चुना उसके नतीजे भुगतने ही पड़ते हैं। जो हो चुका है उसे हम पलट नहीं सकते। आखिरी वार तेजी से आया। विक्रम सेनगुप्ता ने उसे पूरी तरह निचोड़ने के बाद रिश्वत वाला वीडियो ऑनलाइन लीक कर दिया। एक स्कैंडल फूट गया। अंजलि को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनका नाम कीचड़ में घसीटा गया। अपने पद, अपनी गरिमा और अपनी बुरी तरह अर्जित सुरक्षा से वंचित वह पूरी तरह अकेली रह गईं। उनके माता पिता चल बसे थे, उनके कार्यों से शोकाकुल होकर। उनके भाई ने उनका परित्याग कर दिया था। एक बरसाती शाम एक शख्स कैलाश के नए घर पर आया। यह अंजलि थी, भीगी हुई, कांपती हुई, उनकी आंखें निराशा से खाली थीं। कैलाश, प्लीज, रोहित मेरा भी बच्चा है। कैलाश दहलीज पर खड़े थे, शांत अधिकार की एक सिलवत। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपनी ही तबाही के वास्तुकार को देखा। अंजलि, हमारा तलाक हो चुका है। रोहित का एक परिवार है, वह सुरक्षित, प्यार करने वालों और खुश है। वह अध्याय बंद हो चुका है, यहां फिर कभी मत आना। उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। ताले की क्लिक एक दुखद कहानी के अंत में पूर्ण विराम की आवाज की तरह थी। अकेले, बिना पैसे के और पछतावे से खाई हुई अंजलि का स्वास्थ्य पूरी तरह चरमरा गया। कुछ दिन बाद उन्हें गरीब औरतों के एक जीएनसीड हॉस्टल में पाया गया, जो निमोनिया और टूटी हुई आत्मा के कारण चल बसी थीं। उनका अंत शांत, गुमनाम और बिटरली अकेले ही था। महीनों बाद एक चमकीली रविवार की सुबह एसपी कैलाशनाथ शर्मा अपनी धूप भरी बागिया में बैठे केस फाइलों को देख रहे थे। उनकी मां के अचार बनाने के मसालों की खुशबू रसोई से आ रही थी, जहां वह और कमला आम के एक बड़े जार पर हंस रही थीं। आंगन में रोहित, जो अब खुश और फलता फूलता था, पड़ोसी के लड़के के साथ क्रिकेट खेल रहा था। कैलाश ने ऊपर देखा, उनकी आंखें उनके बेटे के हंसते हुए चेहरे पर, फिर बाड़े के पास फलते बोलते करी पत्ते के पौधे पर, उनके पुराने घर की एक कलम। उन्होंने सीख लिया था कि कुछ कुर्बानियां पवित्र होती हैं, जबकि दूसरी केवल हल्के मिली जाती है। उन्होंने सीख लिया था कि इज्जत वर्दी से नहीं मिलती, बल्कि दिल में ढली होती है। और उन्होंने यह भी सीख लिया था कि कुछ पुल जितनी दूर तक जल जाते हैं, उनकी राख से नई मजबूत नींवें बनाई जा सकती हैं। उनकी यात्रा एक ऑटो की ड्राइवर सीट से एक जिले की पुलिस व्यवस्था के शीर्ष तक सिर्फ भौतिक उन्नति की कहानी नहीं थी। वह ईमानदारी के लचीलेपन, एक मां के प्रेम की स्थायी शक्ति और दूसरा से शुरुआत करने की शांत अटूट शक्ति का एक प्रमाण थी। बदले के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष के लिए। समाप्त।